ठीक है, these are the various types of genetically modified plants, ठीक है, उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं। तो ट्रांसजेनिक टोमेटोज बनाए जा चुके हैं, ट्रांसजेनिक एप्पल इज देयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। गोल्डन राइस जो ट्रांसजेनिक राइस कहलाते हैं, देन स्ट्रॉबेरी में भी ट्रांसजेनिक बना चुके हैं हम, व्हीट की क्रॉप जो है उसको बना चुके हैं, देन मेज, देन ब्रोकली, ठीक है बेटे, पपाया के अंदर। तो ये सारे जो हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे वो कहते हैं कि सिर्फ ये प्लांट्स ही नहीं, इवन एनिमल्स जो है उनके अंदर भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए गए हैं। बहुत सारी फिशेस जो हैं, ठीक है, पिसिकल्चर की जो टेक्निक है उसमें सर्टेन मैनिपुलेशंस करके न्यू जीन्स इंसर्ट करके उन्होंने ट्रांसजेनिक फिशेस भी तैयार की है। तो ऐसे काफी सारे एनिमल्स जो है वो तैयार किए जा चुके हैं। आज बेटे जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। तो व्हाट इज द अर्लियर मेथड फॉर कंट्रोलिंग दीज पेस्ट। पुराने टाइम में हमारा मेथड क्या होता था पेस्ट को कंट्रोल करने का, कि हम जनरली पेस्टिसाइड्स लेते थे और पेस्टिसाइड्स जो है उनको हमारे जो भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनके ऊपर स्प्रे करते थे, और उससे वो कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स जो हैं उससे हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते थे। बट व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स, दैट दे कॉज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एज वेल एज वाटर, ठीक है। इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता था, वाटर पोल्यूशन भी होता था, और ये एक होलिस्टिक अप्रोच भी नहीं थी। आपको पता है कि फील्ड के अंदर देयर मे बी सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्ले अ बेनिफिशियल रोल, but because of the application of these pesticides these microorganisms they get killed, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अननेसेसरीली किल हो जाते थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे। तो अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की कोई पेस्टिसाइड्स यहाँ पे स्प्रे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वी हैव टू मेक द प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट, क्यों ना प्लांट्स में ही कुछ बदलाव किया जाए, उनके जीन्स में कुछ चेंजेस किए जाए, ताकि हम प्लांट्स जो है उन्हीं को क्या बना दें, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दें। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है बेटे। तो उसमें देखो यहाँ पे हमने लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, ठीक है। अर्लियर जो पेस्टिसाइड्स यूज करते थे आफ्टर मेकिंग दिस प्लांट विच आर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, उनका जो प्रचलन था वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। क्या मेथड अपनाया उन्होंने, तो उन्होंने सर्टेन बैक्टीरियम सेलेक्ट किए। आपको बताया था देयर इज वन बैक्टीरियम which is generally found in the soil ecosystem and the bacterium is Bacillus thuringiensis, ठीक है। तो Bacillus thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसमें से उन्होंने एक क्या आइसोलेट किया, एक टॉक्सिन आइसोलेट किया जिसका नाम था बीटी टॉक्सिन, और ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है उसको बैक्टीरिया में से आइसोलेट करके उसको किसी प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया, इंसर्ट किया, और फिर उस प्लांट में जब वो पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ तो उसने ये पर्टिकुलर टॉक्सिक केमिकल जो है वो प्लांट में प्रोड्यूस कर दिया। तब वो कहते हैं कि प्लांट जो है वो कैसा बन चुका है, ट्रांसजेनिक प्लांट बन चुका है। तो अब हमेशा की तरह जो इंसेक्ट है वो डिजीज कॉज करने के लिए आएंगे यहाँ पर, ठीक है बेटे। अब इंसेक्ट जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं ऐसा इंसेक्ट जो लीव्स को खाता है, ठीक है, या फिर फ्रूट्स जो है उनमें किसी तरह के पोर्स वगैरह क्रिएट करता है। तो इसमें आप पहले ही आपने क्या किया हुआ है, एक बीटी टॉक्सिन जीन इंसर्ट किया हुआ है। तो जैसे ही ये इंसेक्ट आएगा लीव्स को खाने लगेगा, वैसे ही वो कहते हैं कि ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो इंसेक्ट जो है उसके माउथ के अंदर एंटर कर जाएगा, और माउथ में एंटर करने के बाद जो है उसे सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, और जिसकी वजह से पहले तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में होता है, पर बाद में ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के लिए उसे स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है जो इंसेक्ट के मिडगट में उसको मिलता है, और इस तरह से जो सुटेबल कंडीशंस जो है उसे ट्रांसजेनिक पोस्ट में ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है बेटे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आपको वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स नजर आ रही हैं जो कि डिफरेंट प्लांट्स जो है उनमें अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। पर ट्रांसजेनिक अगर आपका प्लांट है तो उस केस में वो कहते हैं कि ये इंसेक्ट्स जो हैं जैसे ही यहाँ पे कोई भी प्लांट पार्ट्स जो है उनको खाना शुरू करेंगे, वैसे ही ट्रांसजेनिक जो होस्ट प्लांट है उसकी वजह से इन इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी एंड दे कैन नॉट सर्वाइव, ओके बेटे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बीटी टॉक्सिन जो हमने बैसिलस thuringiensis जो है उसकी हेल्प से तैयार किया है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है बेटे। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis एंड ऑल ऑफ दीज बैक्टीरियम्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह के जो बैक्टीरियम है इसकी काफी सारी स्ट्रेन्स है, ये कई तरह के प्रोटीन्स बना सकते हैं,
और खास बात क्या है इन प्रोटीन्स की, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स के अंदर इनके खास तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जो कि सर्टेन केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटे, तो ये टॉक्सिन्स जो है वो कई तरह के इंसेक्ट जो कॉटन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, दिस में बी लेपिडोप्टेरन्स, जैसे टोबैको बड बॉम्ब है, आरबी बॉम्ब्स हैं। ठीक है, कॉलियोप्टेरन्स में बीटल्स आ जाती हैं, और डिप्टेरन्स जो है उसके अंदर फ्लाइज या मॉस्किटोज आ जाती हैं। तो ये सारे जो है वो कॉटन प्लांट के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। ये कॉटन के ऊपर जो बॉल्स लगती हैं उसकी, जिसमें लेटर ऑन कॉटन डेवलप होता है, उसमें छेद कर देते हैं, पोर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से रुई नहीं बन पाती है, कॉटन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या है इसका मोड ऑफ एक्शन? तो बैसिलस thuringiensis जो है वो प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान। ठीक है बेटे, और उसके बाद वो कहता है कि ये क्रिस्टल्स जो है इसमें टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जिसको बीटी टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है, जब तक वो कहता है कि बैसिलस thuringiensis के अंदर रहता है तब तक ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, पर एक बार अगर कोई इंसेक्ट डिजीज करने के लिए आया है, उसने प्लांट के लीव्स को खा लिया है, तो उसके बाद ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट जो है उसके माउथ में एंटर कर जाएगा। ठीक है बेटे, इंसेक्ट के माउथ के अंदर उसको कैसा पीएच मिलना है? अल्कलाइन पीएच मिलना है, और अल्कलाइन पीएच मिलते ही ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, ठीक है, जो प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में था, ये जल्दी ही अल्कलाइन पीएच मिलते ही जो मिडगट है उसके अंदर उसके क्रिस्टल्स जो अल्कलाइन पीएच की वजह से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और ये टॉक्सिन केमिकल जो है वो रिलीज हो जाता है, और ये अपने आप को बाइंड कर लेता है। देखो यहाँ पर इस तरह से ये पोर्स करता है कॉटन के प्लांट के अंदर, और उसकी बॉल्स को खराब कर देता है, तो रुई अच्छे से नहीं बन पाती है। ये काफी एक्सपेंडेड फॉर्म में कॉटन इस तरह से डेवलप होना था, पर इस तरह से अगर छेद हो जाए बॉल्स में तो नहीं डेवलप होता है। ठीक है, और ये सड़ने शुरू हो जाते हैं लेटर ऑन। उसके बाद देखो कहते हैं कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स हैं, जब प्रोटीन्स उसमें से क्रिस्टलाइज प्रोटीन्स। मैम हाँ जी, मैम ये फिर से एक्सप्लेन कर दो पिछला वाला। देखो बेटा फिर से देखो, आपने बस ये याद रखना है कि कौन कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं कॉटन में। तो तीन तरह के हैं, लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरन्स जो है उसके अंदर दो आ जाते हैं, टोबैको बड बॉम्ब और आर्मी बॉम्ब्स जो कैटरपिलर जैसे होते हैं। ठीक है, और कॉलियोप्टेरन्स जो है इसमें बीटल्स आ जाती हैं जो जनरली कॉटन प्लांट्स जो है उनके ऊपर फीड करती हैं। और डिप्टेरन्स जो है उसमें फ्लाइज आ जाती हैं और मॉस्किटोज आ जाती हैं, ये भी कॉटन के जो लीव्स हैं उनको खा जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बैक्टीरियम सिलेक्ट किया है जिसका नेम है बैसिलस thuringiensis। और बैसिलस thuringiensis जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान, ठीक है, वो खास तरह के प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है, और उन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। तो ये बीटी टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में रहता है उन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है, पर वो कहते हैं कि इसको एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है। तो जब भी कोई इंसेक्ट जो है वो कॉटन प्लांट के ऊपर डिजीज करने के लिए आता है, उसके लीव्स को इंगल्फ करता है, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोटोटॉक्सिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो इंसेक्ट के माउथ में चला जाता है, और उसके मिडगट में जाने के बाद उसको कैसा पीएच मिलता है? अल्कलाइन पीएच मिलता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटीन के वो तो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं अल्कलाइन पीएच की वजह से, और टॉक्सिन जो है वो उसके माउथ में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि जो मिडगट एपिथेलियल सेल्स हैं उसके साथ वो टॉक्सिन अपने आप को बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट का मिडगट है उसमें पोर्स बन जाते हैं और लाइसिस होने लग जाती है सेल्स की, और इवेंचुअली जो इंसेक्ट है उसकी डेथ होने लग जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किए हैं, इस तरह की अलग अलग स्ट्रेन्स जो है बैसिलस thuringiensis की, उसमें से खास तरह के बीटी टॉक्सिन जीन्स जो है उनको आइसोलेट किया है, और उसके बाद उन्हें अलग अलग तरह की जो कॉटन की क्रॉप स्पीशीज हैं उनके अंदर हमने इनको इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि कॉटन जो है उसकी वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से यील्ड देती हैं। तो हमने जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स आइसोलेट किए हैं वो क्रॉप के अकॉर्डिंग और कौन सा पेस्ट उसके ऊपर डिजीज कॉज करता है उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेक्ट की है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फ्लाइज के ऊपर या मॉस्किटोज पे हमने जो बीटी टॉक्सिन अप्लाई करना है उसी को हम बीटल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो कहता है कि हम लेपिडोप्टेरन्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू आइसोलेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीटी टॉक्सिन हियर।
ठीक है बेटे, यहाँ पे उसने एक टॉक्सिन का नेम बताया आपको, दैट इज Cry1AC। ठीक है, इसमें जनरली सभी के अंदर क्राई जीन प्रेजेंट होता है, जो टॉक्सिन जो है उसके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहते हैं कि हमारे पास Cry1AC एंड Cry2AB दो खास तरह के बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं, जिन्हें हम कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। कॉटन बॉल वॉर्म्स कौन से होते हैं? जो कॉटन की जो बॉल्स बनती है उसके अंदर छेद कर देते हैं, उनको कॉटन बॉल वॉर्म्स कहते हैं। तो उसके लिए हम ये वाले जो जीन्स है उसे ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट में डालते हैं, दैट इज Cry1AC एंड Cry2AB। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉर्न के अंदर भी डिजीज कॉज करने वाले वॉर्म्स प्रेजेंट हैं, जो कॉर्न बोरर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये कॉर्न बोरर्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक बीटी टॉक्सिन जीन जो है उसको जानते हैं, दैट इज Cry1AB। तो आपने याद रखना है कि कौन से क्राई जीन्स जो है वो कौन सी डिजीज को कंट्रोल करते हैं, कौन से पर्टिकुलर पेस्ट के लिए हैं। तो कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए Cry1AC एंड Cry2AB है, जबकि कॉर्न बोरर्स जो है उनके लिए Cry1AB जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो हमें ट्रांसजेनिक कॉटन की फोटो दिखाई गई है और उसका यहाँ पे नेम दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हम उसके अंदर जो है अलग अलग अल्फाबेट्स और कुछ न्यूमरल्स जो हम तो यूज करते हैं उनकी स्पीशीज को डेजिग्नेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम भी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट है वो नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में कितना हेल्दी प्लांट नजर आता है, बिकॉज इंसेक्ट्स जो है उसमें डिजीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स का डेवलपमेंट भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रखा है। और जो नॉर्मल कॉटन प्लांट है, जो ट्रेडिशनल कॉटन प्लांट है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कॉटन जो है उसकी यील्ड हमें ज्यादा मिलती है। ठीक है, बस एक ही डिसएडवांटेज है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की, इनके जो सीड्स होते हैं उसको आप लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं करके रख सकते। ठीक है, उन प्लांट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसके सीड्स नहीं रख सकते, हमें हर बार नए सीड्स जो है वो मार्केट से बोरो करने पड़ते हैं, तो ये फार्मर्स के लिए काफी एक्सपेंसिव होता है। ओके बेटे, ये वाला क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी। ओके बेटे, अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कहते हैं कि और भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए हैं, पर यहाँ पे हमने एक स्पेशल टेक्निक जो है उसको यूज किया है, एंड ये टेक्निक है हमारी RNA इंटरफेरेंस की। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनेंगे, ये पहले वाले मेथड से थोड़ा सा अलग है। तो कहते हैं कि बहुत सारे निमाटोड्स हैं। ठीक है, निमाटोड्स किसको बिलोंग करते हैं? फाइलम एस्कलमेंस को बिलोंग करते हैं। अगर आपको याद हो फाइलम एस्कलमेंस, जिनको हम राउंड वॉर्म्स के नेम से जानते हैं, उसका पुराना नेम जो है वो नीमिथलामेंस था, एंड दे आर नोन एज द निमाटोड्स। ठीक है, तो राउंड वॉर्म्स या निमाटोड्स जो होते हैं वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, इवन ह्यूमंस में भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, दे आर द पैरासाइट। तो उसी में से एक निमाटोड है जिसका नेम है मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा जो है वो क्या करता है, टोबैको प्लांट्स जो है उसकी रूट्स जो है उसको इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर जाके रहने लगता है, और प्लांट जो है उसकी यील्ड जो है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। ठीक है बेटे, टोबैको अगर आपने कभी भी देखा हुआ है तो टोबैको के जो लीव्स होते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये प्लांट जो है उसकी अगर रूट से यहाँ पे खराब हो जाएंगी, ये कर देगा खराब, तो फिर उसके ऊपर जो भी आगे उसका क्राउन डेवलप होना है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जिससे यील्ड में काफी ज्यादा रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक नया मेथड यूज करते हैं, और इस मेथड को हम RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि कोई भी पैथोजन जो है जब किसी प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट में डिजीज कॉज करने आता है, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको होस्ट प्लांट में डाल देता है। और आपको बताया था कि होस्ट प्लांट के जीनोम के साथ उसका जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और उसके बाद उसके रेप्लिकास बनते हैं। ठीक है, तो हमेशा डीएनए जो है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और डॉटर डीएनए बनाएगा, और साथ साथ वो प्रोटीन्स भी बनाता है। अगर आपको याद है, डीएनए 2 बार ओपन होता है ना, तो कहते हैं कि जब भी इसने प्रोटीन्स बनाने हैं तो उसके लिए इसको डीएनए को, जो किसका डीएनए है, पैथोजन का डीएनए है, उसको ओपन होना पड़ेगा, और ओपन होने के बाद उसको, उससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो यहाँ पे हम एक गड़बड़ करने वाले हैं, यहाँ पे जो पैथोजन का मैसेंजर आरएनए बनना है, ठीक है, उसी मैसेंजर आरएनए ने आगे जाके क्या बनाने हैं, प्रोटीन्स बनाने हैं। तो अगर उसी मैसेंजर आरएनए को यहीं पे रोक लिया जाए, उसके साथ कोई ऐसा आरएनए स्टैंड जो है उसको बाइंड करवा दिया जाए जो मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखता हो, तो फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे, और डिजीज आगे स्प्रेड नहीं होगी। ठीक है बेटे, इसीलिए हम यहाँ पे एक नोबल स्ट्रेटेजी जो है उसको यूज करते हैं, जिसको RNA इंटरफेरेंस कहते हैं।
ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसके तहत हम क्या करते हैं, तो कहते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जो ज्यादातर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर ऐसा मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस के नेम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो पैथोजन का स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाए तो उसकी साइलेंसिंग हो जाती है। ठीक है, वो साइलेंस हो जाता है और वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और इस तरीके से आगे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे और डिजीज जो है वो वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज पैथोजन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें एक और तरह के आरएनए चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते हो पैथोजन के मैसेंजर आरएनए की कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो हैं, ठीक है, उनको हम ऑब्टेन कर लेते हैं सर्टेन सोर्सेज में से। ठीक है, तो ये सोर्सेज ऐसे वायरसेस हो सकते हैं जिनके अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। अगर आपको याद हो इस तरह के वायरसेस को हम क्या कहते हैं, सोचिए इस तरह के वायरसेस जिसके अंदर आरएनए ऐसा जेनेटिक, रेट्रोवायरसेस। यस दे आर नोन एज रेट्रोवायरसेस। ठीक है बेटे, इसके अलावा खास तरह के मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसपोजोन्स कहते हैं हम, उनमें भी आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसमें से या फिर हम इन वायरसेस में से आरएनए आइसोलेट कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है उसको हमने कुछ वेक्टर सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर कहते हैं। तो ये एग्रोबैक्टीरियम जो है उसके अंदर हमने ये खास तरह के निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वाले आरएनए जो है हमको इंसर्ट करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये कहते हैं कि ये ऐसे जीन्स हैं जैसे ही ये होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करेंगे ना, तो ये वो वाले आरएनए जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है उसे क्या करेंगे, होस्ट प्लांट के अंदर सिंथेसाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, बेटा मोमेंट, ठीक है बेटे, ऐसे प्लांट हमें बाद में नजर आएंगे, बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमने निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए और उनको एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम जो एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो होस्ट प्लांट के अंदर इन निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है उनको डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आपको मैंने दो तरह के प्लांट्स दिखाए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल प्लांट है जिसके अंदर डिजीज होगी हुई है और इस तरह से जब वो कहता है कि इसके अंदर निमाटोड एंटर कर जाता है तो इस तरह से बॉट्स बन जाते हैं प्लांट की रूट्स में और उसके अंदर राउंड वॉर्म रहने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे रूट्स जो हैं उसके सारे जो फंक्शंस हैं उसको वो डिसरप्ट कर देता है और वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी करना है रूट ने वो नहीं कर पाती है एंड अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है बेटे, ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, निमाटोड स्पेसिफिक जीन डाले हुए हैं। तो देखिए इसकी रूट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे कोई बॉट्स उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही ये निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करेंगे तो उसके अंदर एंटर होते ही ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे होस्ट में। ठीक है बेटे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के यहाँ पे दो स्टैंड होंगे, एक को हम सेंस आरएनए बोलेंगे, एक को हम एंटी सेंस आरएनए बोलेंगे और दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो वो आपस में बाइंड होकर क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। ठीक है बेटे, अभी सभी स्टूडेंट सोचे होंगे आरएनए तो खुद ही डबल स्टैंडर्ड बन गया तो मैसेंजर आरएनए के साथ कैसे बाइंड करेगा। तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है और उसका नेम है डाइसर एंजाइम और वो डाइसर एंजाइम क्या करता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके ऊपर एक्ट करता है और इसके जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको सिंगल स्टैंड्स में बनाए रखता है। ठीक है, ताकि वो आपस में जुड़े ना, तो फिर उसके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाले जो है वो होस्ट प्लांट के अंदर घूमने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं में से कोई भी ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि पर्टिकुलर जो पैथोजन है उसके मैसेंजर आरएनए के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस रखता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है, जाके फटाफट मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाता है पैथोजन के। अब देखो मैसेंजर आरएनए को अकेले रहना चाहिए था तभी वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर पाता, पर यहाँ पे डीएस आरएनए में से जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए रिलीज हुए हैं डाइसर एंजाइम की हेल्प से, उनमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऐसा था जो कि मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस रखता था, तो वो उसके साथ बाइंड कर गया, उससे मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग होगी और इस तरह से मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और ट्रांसलेशन में अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे और अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो पैथोजन जो है उसको एनर्जी सोर्स जो है वो नहीं मिल पाएगा
और उसकी वजह से पैथोजन जो है वो ट्रांसजेनिक होस्ट में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस तरह से उसकी डेथ हो जाएगी। ओके बेटे, यहाँ पे देखो इस तरह के हेल्दी प्लांट हमें बाद में मिलते हैं टोबैको के। ठीक है, देखो इसके लिए। मैम हाँ जी, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर से समझाना, कोई बात नहीं, फिर से मुझे बताती हूँ। समझ नहीं आया। ठीक है बेटे, ये लीफ देखो टोबैको के कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। चलो फिर से सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका देखो, इसको ऐसे समझना है कि जब भी कोई पैथोजन किसी होस्ट प्लांट पे डिजीज कॉज करने जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि पैथोजन ने जब भी डिजीज कॉज करनी है तो वो अपना जिनोम जो है ना वो पहले होस्ट प्लांट में डालता है। ठीक है, और उसका जिनोम जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक जीन्स होते हैं उसमें। तो अपने पैथोजेनिक जीन्स क्या करता है, होस्ट प्लांट में डाल देता है, और वो जिनोम जो है वो फिर होस्ट प्लांट जो है उसके जिनोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। वो तुम्हें मालूम है कैसे करता है, वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह वगैरह। तो उसमें उसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, होस्ट प्लांट के रेप्लिकास बनेंगे, प्रोजेनी सेल बनेंगे, उसमें पैथोजन का जिनोम आ गया, ये तो चीज हो गई ना। अब वो कहते हैं कि पैथोजन का जो डीएनए है उसने देखो डॉटर डीएनए तो वो बनाई जा रहा है, पर डॉटर डीएनए जो है या पैथोजन के जो सेल्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स भी तो चाहिए। ठीक है, तो एक बार तो वो डॉटर डीएनए बनाएगा, दूसरी बार जब वो पैथोजेनिक डीएनए ओपन होगा तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाना चाहता है। तो देखो अगर तुम्हें डीएनए रेप्लिकेशन याद है तो तुम्हें ये भी याद है कि जब भी डीएनए ओपन होता है दूसरी बार तो फिर उससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, क्योंकि उसका एक ही स्टैंड कैसे एक्ट करता है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और मैसेंजर आरएनए बनाता है। ठीक है बेटे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। तो फिर यही मैसेंजर आरएनए फिर बाद में ट्रांसलेशन में जाकर प्रोटीन बनाता है। अब हमने यहीं पे गड़बड़ करनी है, कोई बात नहीं, पैथोजन को आने देना है, उसने होस्ट में एंटर भी कर जाना है, उसने अपना डीएनए जो है उसके रेप्लिकास भी बना लेने हैं, और उसने डीएनए से मैसेंजर आरएनए भी बना लेना है। यहाँ पे रुक जाना है हमने। हमने क्या किया है, हमने कोई भी अनदर आरएनए जो है उसके सोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो कहते हैं कि दो तरीके से आपको आरएनए मिल सकता है, या तो आप रेट्रोवायरसेस में से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आइसोलेट कर लें, या फिर आप कोई भी ऐसे मोबाइल ट्रांसपोजोन्स ले लें जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसमें से हमने कुछ आरएनए जो है उससे रिलेटेड जीन आइसोलेट कर लिए, और ये जीन्स किस में डाले, एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिए। तो ये एग्रोबैक्टीरियम जो है इन नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को किस में डाल देगा, होस्ट प्लांट में डाल देगा। ठीक है बेटे, अब होस्ट प्लांट में पैथोजन तो एंटर कर ही चुका है, अब मैसेंजर आने वाली स्टेज तक पहुंच चुका हुआ है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर नीमाटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिए हुए हैं। तो जैसे ही ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होंगे होस्ट में, तो ये फटाफट क्या बनाएंगे, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। ठीक है, पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से पहले ये पहले सिंगल स्टैंड की फॉर्म में होस्ट के अंदर एक्टिव होती है। तो एक उसका सेंस स्टैंड होता है, एक उसका एंटी सेंस स्टैंड होता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और बाइंड होने के बाद क्या बन जाती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर आपने पहले इंसर्ट किया है होस्ट में तो उसके अंदर पड़ा रहेगा और पैथोजन की वेट करेगा कब पैथोजन आता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि तब तक तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में ही रहता है, पर जब पैथोजन आ जाता है, अपना मैसेंजर आरएनए बना लेता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है उसके साथ एक यहाँ पे एंजाइम हम एंटर करवाते हैं जिसका नाम है डाइसर एंजाइम, दैट इज DICER, डाइसर एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, इसका ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके इसको फिर से उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की फॉर्म में ले आता है। ठीक है बेटे, अब हर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए में से कितने कितने आरएनए आ जाएंगे, 2 आरएनए आ जाएंगे, और जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते हैं। तो कहते हैं कि इन्हीं में से कोई एक आरएनए ऐसा होगा जो मैसेंजर आरएनए जो पैथोजन का है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस रखता होगा, तो वो जाके उस मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर देगा और उसको क्या बना देगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। और इस तरीके से मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, और यहीं पे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और प्रोटीन्स अगर नहीं बनते हैं तो पैथोजन को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और पैथोजन जो है उसकी ट्रांसजेनिक होस्ट में डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। और किसी यस स्टूडेंट मैम। को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, नंदनी के अलावा किसी और स्टूडेंट को अभी भी समझ ना आया हो तो मैं फिर से बताती हूँ। यस बेटे, क्लियर टू ऑल। Yes, प्रोसीड। ma'am. ओके,
देखो बेटे यहाँ Yes, पे ma'am. हम आ गए अगले वाले पे। ठीक है, ये तो एग्रीकल्चर के फील्ड में एप्लीकेशंस थी, तो उसमें हमने दो जो है, इस पे हमेशा हमें क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो हमें बीटी कॉटन पे क्वेश्चन आ जाना है, तो आपने उसमें क्राई जीन्स के नेम याद करके रखने हैं, कौन सा बैक्टीरियम यूज किया है। ठीक है, टॉक्सिन जो है उसका नाम क्या है वो आपने याद रखना है। तो एक क्वेश्चन उस पे आ जाएगा हमें कि पेस्ट रेजिस्टेंट हमने कॉटन कैसे बनाया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें ये आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसकी हेल्प से हमने टोबैको प्लांट्स जो है उसको कैसे ट्रांसजेनिक टोबैको के अंदर जो है हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है बेटे, तो लास्ट में हमारे पास इस तरह के देखो टोबैको प्लांट्स हमें मिल जाते हैं जो काफी हेल्दी होते हैं इनके लीव्स, और इससे हमें काफी ज्यादा अमाउंट में जब हम लेटर ऑन इसको ड्राई करते हैं तो टोबैको मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी क्या एप्लीकेशंस है मेडिसिन के फील्ड में। तो कहते हैं कि बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उससे हमें काफी ज्यादा फायदे हुए हैं हेल्थ केयर के फील्ड में भी, और हमने बहुत सारे थेराप्यूटिक ड्रग्स और मेडिसिन तैयार किए हैं जो काफी ज्यादा सेफ हैं। ठीक है, और हम लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और दूसरी एडवांटेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ये है कि इससे तैयार किए हुए जो थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं उनकी खास बात ये होती है कि जब उन्हें आप पेशेंट की बॉडी के अंदर डालते हैं उन प्रोडक्ट्स को या उन ड्रग्स को इंजेक्शंस के जरिए, तो कभी भी पेशेंट की जो बॉडी होती है वो उसकी अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस नहीं शो करती। ठीक है, ये आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप कोई फॉरेन चीज जो है बॉडी में डालेंगे तो आपके जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिन्हें इजीली आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो आपके खुद के प्रोडक्ट से 100% मैच करते होंगे और किसी तरह की कोई इम्यून रिस्पॉन्सेज उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। तो उसमें फर्स्ट उसने बताया है कि हमने तैयार किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इंसुलिन। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम के अंदर कहता है कि डायबिटीज की जो डिजीज है वो एडल्ट्स के अंदर भी देखी गई है। ठीक है, तो हमारा जो लेथार्जिक सिस्टम है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसकी वजह से डायबिटीज जो है वो यंगर जनरेशन में आम पाई जाने वाली डिजीज है। और कहता है कि जब भी कोई पर्सन जो है उसको अर्ली स्टेज के अंदर डायबिटीज हो जाती है और वो डिटेक्ट भी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है उसको इंसुलिन लेने के लिए कहता है, बिकॉज डायबिटीज तभी होती है जब खुद की बॉडी में इंसुलिन खत्म हो जाता है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि एक नॉर्मल तरीका जो अब तक हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे वो ये था कि अगर खुद की बॉडी में इंसुलिन खत्म हो गया है तो फिर इंसुलिन जो है उसको किसी दूसरे एनिमल्स जो है उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो भी कोई स्लॉटर्ड कैटल है, पिग है, तो उनमें उनके पैनक्रियास में से इंसुलिन को आइसोलेट कर लिया जाता था, और वो इंसुलिन जो है जैसे ही उसे पेशेंट की बॉडी के अंदर डाला जाता था तो पेशेंट की बॉडी जो है उसमें एलर्जिक रिएक्शंस नजर आती थी, बिकॉज दिस इज अ फॉरेन काइंड ऑफ प्रोटीन एंड योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्रोटीन। ठीक है, अब उसने इंसुलिन के बारे में आपको बताया है कि इंसुलिन जो है उसके अंदर 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, चेन ए एंड चेन बी, और दोनों ही चेन्स जो हैं वो खास तरह की बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं जिनको हम डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि यहाँ पे देखो आपको उसने बताया हुआ है इंसुलिन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है आपकी बॉडी में। तो इंसुलिन जो है वो पहले एक प्रो इंसुलिन की फॉर्म में आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी 2 चेन्स हैं, चेन ए जिसे ए पेप्टाइड कहते हैं और चेन बी जिसे बी पेप्टाइड कहते हैं, और दोनों जो है उसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, जब इंसुलिन जो है वो अपने डेवलपमेंट स्टेज के दौरान इंसुलिन में एक और स्ट्रेच, एक नई चेन जो है वो अटैच हो जाती है जिसको सी पेप्टाइड कहते हैं, पर ये सी पेप्टाइड चेन जो है वो उसके डेवलपमेंट तक ही इंसुलिन में रहती है, और जब इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो ये सी पेप्टाइड चेन अपने आप ही इंसुलिन में से अलग हो जाती है। ठीक है बेटे, साइड में देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने इंसुलिन कैसे तैयार किया है वो उसने बताया। कोई भी हम बैक्टीरियम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा बैक्टीरियम जिसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए मौजूद है, और उसके बाद आपको पता है कि हमने क्या करना है, उस प्लाज्मिड डीएनए जो है उसकी कटिंग करवा लेनी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। ठीक है, और जो भी हमारा इंसुलिन जीन है, ह्यूमन इंसुलिन जीन है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन में से हमने इंसुलिन जीन जो है उसको आइसोलेट करके उसको इस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया है, वो आपको पता है, उससे हम क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको फिर किसी भी होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डालकर
उसके काफी सारे हम क्या तैयार कर लेंगे, रेप्लिकास तैयार कर लेंगे। और इस तरह से वो आपको मालूम है कि फिर वो होस्ट बैक्टीरियम जो है उसके अंदर डिजायर्ड प्रोटीन आपका डेवलप हो जाता है, फिर हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के जरिए, और इस तरह से हमारे पास हमारा डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो आ जाता है, और उसको फिर हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर आपने क्या किया है, ह्यूमन जीन जो है उसी को आपने यहाँ पे यूज करके उसी से इंसुलिन बनाया है। तो जब ये इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा तो किसी तरह की कोई भी इम्यून रिस्पॉन्सेस उसके खिलाफ हमें यहाँ नजर नहीं आएंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे वही सारी चीज हमने फिर से लिखी हुई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ह्यूमन इंसुलिन एक प्रो हार्मोन की फॉर्म में होता है और उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो फुल्ली मैच्योर हार्मोन में डेवलप होता है। ठीक है, और इस दौरान उसमें एक और चेन ऐड होती है जिसको हम सी पेप्टाइड चेन कहते हैं, और ये सी पेप्टाइड चेन सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज तक ही उसके अंदर रहती है, ए और बी पेप्टाइड चेन्स के अलावा। उसके बाद अपने आप डी जनरेट हो जाती है और हमें मैच्योर इंसुलिन मिल जाता है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने मैच्योर इंसुलिन जो है उसको तैयार किया है। तो ये वाला फ्लो चार्ट जो है ये कल मैं फिर से लूंगी, काफी लंबा चौड़ा फ्लो चार्ट है, उसके अंदर आपको उसने बताया हुआ है कि किस तरीके से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन तैयार किया और उसके बाद उसे पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि इन द ईयर 1983 देयर वाज एन अमेरिकन कंपनी, अभी भी है, और ये अमेरिकन कंपनी जो इसका नेम था एली लिली, और ये कंपनी जो है इसने आर्टिफिशियल तरीके से इन विट्रो सिचुएशंस में, ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है ना, उसी के सारे मेकअप को स्टडी करके इंसुलिन की जो दोनों चेन्स हैं, चेन ए और चेन बी, उसे इन विट्रो कंडीशंस में तैयार किया, और उसके बाद उसे फिर प्लाज्मिड की हेल्प से ई कोलाई सेल जो है इसके अंदर उन चेन्स को जो सेपरेटली तैयार की गई थी उसको उन्होंने फिर इकोलाई बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर दिया, और कुछ डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हमको भी आर्टिफिशियल तरीके से डाला गया, और इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको तैयार कर लिया, और लेटर ऑन उसे पेशेंट्स जो है उनकी बॉडी में डाल दिया गया। अब आपको बताया है क्योंकि इसके अंदर हम ह्यूमन जीन की हेल्प से ही ये प्रोटीन तैयार करते हैं, किसी फॉरेन एनिमल से ये प्रोटीन नहीं लेते हैं, इसलिए जब इसे आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे ना तो उसकी वजह से किसी तरह की कोई इम्यून रिस्पॉन्सेज यहाँ नजर नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी एडवांटेज है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है बेटा, ये फ्लो चार्ट देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल नजर आ रहा है। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल जो है उसमें से हमने क्या आइसोलेट किया, प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से आपको पता है हम प्लाज्मिड डीएनए जो है उसकी डाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे प्लाज्मिड डीएनए में। उसी तरह से कहते हैं कि किसी ह्यूमन होस्ट जो है उसमें से हमने क्या किया है, ऐसा जीनोम ले लिया है, ह्यूमन जीनोम ले लिया है जिसमें इंसुलिन से रिलेटेड जीन है, और वो इंसुलिन रिलेटेड जीन जो है उसकी भी इसी तरीके से हमने उस डीएनए की कटिंग करवा के उसका जो इंसर्ट है उसको इस प्लाज्मिड के साथ बाइंड कर दिया, देखिए यहाँ पर, और ये कॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार हो गया है, और फिर इसको हमने किसी दूसरे बैक्टीरियल होस्ट के अंदर डाल दिया है, और उस बैक्टीरियल होस्ट के अंदर डालने के बाद जैसे ही बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है उसकी काफी सारी कॉपीज आपको मिल जाएंगी। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आप डिजायर्ड प्रोटीन को आइसोलेट कर लेंगे, और वो डिजायर्ड प्रोटीन जो है उसको आप पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देंगे, देन देयर मे बी नो इम्यून रिस्पॉन्सेस। ओके बेटे, यहाँ तक आज सारे बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, रिकॉर्डिंग आपके पास है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे चीज नहीं समझ में आई है फिर से रिकॉर्डिंग सुने और चैप्टर की रीडिंग खुद करें। अगर आप रीडिंग करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, रीडिंग आज ही करनी है, ताजी ताजी रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि कल नई चीजें बताई जाएंगी, आप पुरानी क्लियर होंगी तभी नई चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर बेशक देखने में बहुत छोटे हैं पर इनमें से आएंगे आपको 90% क्वेश्चन। ठीक है, 3 ही चैप्टर पूरी बुक में इंपॉर्टेंट है, एक मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला मैंने आपको बताया था जो डीएनए वाला चैप्टर है, और 2 ये बायोटेक के चैप्टर, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है और उन्हें पता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो उन्होंने छोटे 1 मार्क 2 मार्क 3 5 सब यहीं से डालने हैं। तो इसलिए अगर ये 3 चैप्टर आपको क्लियर हो जाते हैं तो 80% मार्क्स आपके हाथ में है, ये लेके चलिए आप। ओके बेटे, हमारे पास एक लैब से रिलेटेड भी उन्होंने हमें एक दे दिया है, एक हमारे पास वेबसाइट आ गई है, उसमें प्रैक्टिकल्स हैं, उसके वीडियोस भी मैं आपको सेंड करूंगी, वो आपने देखने हैं। ठीक है बेटे, लेटर ऑन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन लैब, पर एक बार आप सीख लेंगे उसमें कि हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है,
तो वो मैं जल्दी स्टडी करके, मेरे पास आ चुका है, मैं आपको भेजूंगी, आपने 1 बाय 1 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी स्टडी करते हैं। ओके बेटे, नो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज पढ़ लेंगे मैम ना सारे? पेपर्स कब से हैं? हाफ ईयरली पेपर जल्दी होने वाले हैं बेटे, अक्टूबर के मंथ में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में मान के चलिए।